Hello dear students, welcome to our channel RK Coaching Classes। देखिए क्वेश्चन दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 करना हो और संख्या जो 306 और 600 इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है हमारा इसका एचसीएफ गुणे एलसीएम। फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और देखिए एलसीएम को हमें दे रखा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 9, तो हम यहाँ 9 रखेंगे। और चूंकि एलसीएम इन दोनों संख्याओं का जो दे रखा है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो हम एलसीएम की जगह एलसीएम राइट कर देते हैं। और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, तो यहाँ पर चूंकि पहली संख्या हमारी, ठीक है, चूंकि पहली संख्या हमारी 306 है तो यहाँ 306 रखेंगे। और दूसरी संख्या 657 है तो यहाँ 657 करेंगे। अब क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है इसलिए एलसीएम राइट करेंगे। और यहाँ पर आएगा 306 गुणे 657 पूरे के बटे में आएगा 9। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 से 657 को डिवाइड कर देते हैं तो 306 गुणे 9 से 9 7 63 बचेगा 2, तो 9 दिया 27। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 306 रखेंगे और 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 18 1 फिर 3 का 9 क्रॉस करके 7 6 42 और फिर आएगा इसके बाद 7 के 41। कुल मिला के आएगा इसमें 8 2 1 3 9 4 13 1 1 2, तो 22 338। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 22 338 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकलेगा हमारे पास 22 338। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ख में दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद दिया गया है k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक दिया गया है -3। तो जो शून्यक होता है उसे हम x का मान लेते हैं, क्योंकि जो शून्यक होता है वो x का मान होता है। तो यहाँ पर जो शून्यक दिया गया है, शून्यक इस क्वेश्चन में -3 दिया गया है। और यहाँ पर कह रहा है इसमें अगर यदि शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों के लिए जो बहुपद होता है, तो शून्यकों के लिए जो बहुपद होता है, बहुपद का मान 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि शून्यकों के लिए जो बहुपद होता है उसका मान 0 होता है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। और अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जगह रखना है -3, तो -3 करेंगे, -3 का वर्ग प्लस के, अब क्योंकि x की जगह रखना है -3 तो -3 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस माइनस का गुणा, माइनस का 3 एकम 3 के प्लस का 1 बराबर 0, तो माइनस का 3 के हो गया, 9 में से 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 10 बराबर 0, और इस प्रकार -3 के बराबर माइनस का 10। तो इसके बाद आएगा यहाँ से k इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k का मान निकल के आएगा 10/3। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 10/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 1 का गा नंबर दिया गया है, तो 1 के गा नंबर में हमको दे रखा है इसमें, फिर अब प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। 1 का जो गा नंबर है इसमें कह रहा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। तो पहला इसमें समीकरण दिया है, एक रैखिक समीकरण दे रखा है x - y बराबर 26 है, ये हमारा पहला समीकरण है। और जो दूसरा समीकरण है x - 3y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। और इन्हें हमें रैखिक समीकरण, ये दोनों रैखिक समीकरण है, तो इनको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, यदि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है, समीकरण 1 से
x माइनस वाई इक्वल टू 26 करके दिया है। x बराबर रखेंगे हम, अब क्योंकि माइनस का उस साइड जाएगा, ये बन जाएगा y प्लस 26। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से हम यहाँ से x का मान निकालेंगे और x का मान जो भी निकल के आया है y प्लस 26। तो जहां पर भी अब यदि हमने समीकरण एक को चेंज किया है, तो यदि हम समीकरण एक को चेंज करेंगे तो इसका जो भी मान निकल के आएगा उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि x बराबर y प्लस 26 निकल के आया है, अब इसे प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो x बराबर y प्लस 26 समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसे हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण दिया है x माइनस 3y बराबर 0 करके दिया है। तो जहां पर भी x है उस x की जगह लिखना था हमें y प्लस 26, और यहाँ पर दिया है माइनस 3y बराबर 0। तो चूंकि -3 है, ये प्लस का है, 3 में से घटेगा तो माइनस का 2y आएगा, और माइनस 2y में से और प्लस का 26 बचा है तो बराबर 0 करेंगे, और माइनस का 2y, ये प्लस 26 उस साइड जाएगा तो माइनस 26 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 2 से 2 26 को काटेंगे तो y इक्वल टू 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार से यहाँ से y का मान निकल गया हमारा 13। अब जिस प्रकार हमने y का मान, अब यदि y का मान निकल आया है तो y का मान रखेंगे समीकरण, अब चाहे तो y का मान निकल आने के बाद या तो हम समीकरण 1 में रख दें या तो समीकरण 2 में रख दें, तब वहां से x का मान भी निकल आएगा। तो यहां लिख देते हैं y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब क्योंकि समीकरण 1 हमें दे दिया गया है x माइनस वाई बराबर 26, और यहाँ पर जो y है, तो चूंकि y का मान हमें 13 दिया गया है, 13 रखना है बराबर 26। तो x बराबर 26 माइनस 13 उस साइड जाएगा तो प्लस का 13, x बराबर 6 3 9 2 1 3। तो इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 39। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों ही रैखिक समीकरणों का जो हल होगा, x का मान 39 होगा और जो y दिया है y का मान 13 होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आई होप आपको ये क्वेश्चन जितने भी हमने कराए सभी समझ में आ गए होंगे। और यदि उत्तर की आपको जांच भी करना है तो देखिए, जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जांच करना है कि हमारा उत्तर सही है नहीं है। तो जांच करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रोसेस करा देते हैं। अगर उत्तर की जांच करना है तो जांच करने के लिए जो समीकरण दिया है, पहला या फिर दूसरा कोई सा भी, x माइनस 3y बराबर 0, ये दूसरा समीकरण है। तो जांच करने के लिए जो दूसरा समीकरण है इसकी जस्ट बात कर सकते हैं हम लोग। तो जहां पर भी जो x और y के मान है, इन दोनों मानों को उठा के यहाँ रख देंगे। तो x की जगह 39 करना है -3, और y की जगह 13 करना है इक्वल टू 0। तो 39 माइनस 33 जा 39 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों को कट करेंगे तो आएगा 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पर जो बायां पक्ष है वो बराबर है दाएं पक्ष के, इसलिए यहाँ पर ये उत्तर हमारा सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है घ करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर घ, और इस क्वेश्चन में दिया गया है एक द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 12। एक द्विघात समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। करा इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया है, तो इस द्विघात समीकरण के हम यहाँ पर मूल निकालेंगे। और मूल निकालने का प्रोसेस हमारे पास एक तो गुणनखंड विधि का होता है और दूसरा होता है श्रीधराचार्य से। तो यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण दिया है, या तो हम इसको मतलब कि या तो हम इसके गुणनखंड कर लें या फिर हम द्विघाती सूत्र का यूज करके कर लें। तो यहाँ पर आसान रहेगा हमारे पास गुणनखंड करना, क्योंकि यहाँ पर 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 का x स्क्वायर के गुणांक में, तो 12 एकम 12। अब इस 12 के इस प्रकार फैक्टर कर रहे हैं कि जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7 प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 12 का 1 में गुणा कराया तो 12 एकम 12। अब क्योंकि 12 के हमें इस प्रकार गुणन करना है कि जोड़े या घटाएं, ठीक है, जोड़े या घटाएं तो -7 प्राप्त हो।
और गुणा करें तो 12 प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो x का जो गुणांक रहता है, जैसे x के गुणांक में 7 है तो इससे या तो छोटी संख्या या तो इससे बड़ी संख्या ली जाती है। तो यदि हम इससे छोटी संख्या लेंगे 6 गुणे 1, 5 गुणे 2 और 4 गुणे 3, तो 4 तिया 12। तो इस प्रकार इसका फैक्टर प्राप्त हो जाएगा हमें 4 तिया 12। अब यहाँ पर जब दोनों संख्या माइनस में होंगी तभी माइनस माइनस में गुणा करके प्लस का 12 आएगा और इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 7 आएगा। तो हम यहाँ रख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा और दूसरा माइनस 3x है प्लस का 12 है इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन है, कॉमन हमारा x का है तो आएगा x माइनस 4 माइनस, अब इन दोनों में यहाँ पर माइनस 3 का कॉमन है तो x और 3 जो को 12 बराबर 0। अब हम यहाँ पर एक ब्रैकेट्स में x माइनस 4 राइट कर सकते हैं और जो दूसरा ब्रैकेट्स है वहाँ पर हम x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा पहले, तो x बराबर होगा 4 और जो दूसरे ब्रैकेट्स में राइट है x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आएगा 3। तो यहाँ पर हमें जो शून्य प्राप्त हुए, शून्य क्योंकि हमारे यहाँ पर शून्य यहाँ पर दिए 4 और 3, तो हमें इन्हीं दोनों शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ जो शून्य 4 और 3 है तो इन्हीं दोनों शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए व्युत्क्रमों के योगफल ज्ञात करने के लिए व्युत्क्रमों का योगफल करने के लिए यहाँ पर जो 4 दिया है तो 4 को रखेंगे, 4 का व्युत्क्रम हो गया 1/4 और जो दूसरा शून्य है 3, तो 3 का व्युत्क्रम हो गया 1/3। अब क्योंकि जो व्युत्क्रम होता है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी कि संख्या को हमें पलट देना है। यदि 3 है तो 3 का हो जाएगा 1/3, x है तो 1/x हो जाएगा, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रमों का योग करना था, योग करेंगे तो अब इन दोनों का एलसीएम होगा हमारे पास 4 तिया 12, 4 तिया 12 से मतलब 4 से भाग करेंगे 12 में 3 प्लस 3 का भाग 12 में 3 चौको 12, तो यहाँ पर आएगा 4 3 7/12। तो इस प्रकार से यहाँ जो शून्य निकलेंगे इन शून्यकों के व्युत्क्रमों का जो योगफल होगा वह हमारा 7/12 प्राप्त होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 का अंगा है, एक अंगा नंबर दिया गया है और इस क्वेश्चन पर हमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी हमारी 9 17 25 और डॉट डॉट करके दे रखा है। कह रहा है इसके कितने पदों का योगफल, इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल दे रखा है 636। अब योगफल इस क्वेश्चन में योगफल दे दिया गया 636, योगफल को हम लिखते हैं SN से और यहाँ पर जो SN है वो SN हमें दे दिया है 636। अब योगफल को हम SN से राइट करते हैं और SN बराबर दिया 636। तो कह रहा है इसमें समांतर श्रेणी के कितने पदों का योगफल, यानी पदों की संख्या को हम लोग n से राइट करते हैं। तो पदों की संख्या को हम n से राइट करते हैं तो हमें यहाँ पर n का मान प्राप्त करना है कि n कितना होगा। एक समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी को शॉर्ट में AP बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, एक सीक्वेंस में दिया गया है 9 फिर 17 फिर 25 इस प्रकार से डॉट डॉट करके दिया गया है। कह रहा है इस समांतर श्रेणी के ऐसे कितने पदों को जोड़ा गया है, ऐसे कितने पदों का ये योगफल है जो 636 है, कितने पद हैं ऐसे जिनको हम जोड़ने पर 636 प्राप्त कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर पदों की संख्या n प्राप्त करना है, तो पदों की संख्या को हम लोग n से राइट करेंगे, पदों की संख्या n निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी का जो प्रथम पद है, श्रेणी का जो प्रथम पद है, अब क्योंकि हम प्रथम पद को a से राइट करते हैं, a बराबर दिया गया 9 और इसके बाद हमें निकालना पड़ता है सर्वांतर। तो जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर को हम d से राइट करते हैं। सर्वांतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर जो दूसरा पद है 17 है और जो पहला पद है -9 है, तो सर्वांतर d इज इक्वल टू, अब 17 में 9 माइनस करना है, 17 में 9 घटाएंगे 8, तो ये हमारा सर्वांतर होगा। तो प्रथम पद हमारा 9 हो गया, जो सर्वांतर है d बराबर हमारा 8 हो गया। अब हमें यहाँ पर निकालना है क्योंकि पदों की संख्या n, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला SN लगाते हैं, SN बराबर होता है हमारे पास, अब चूंकि SN की जगह 636 राइट कर देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है और यहाँ पर इनका योगफल जो दे रखा है वो 636 है n/2। अब क्योंकि यहाँ पर n का मान निकालना है
और यहाँ पर n/2 राइट करेंगे, n/2। और इसके बाद फिर यहाँ पर दिया है 2, a का मान दे रखा है, जो पहला पद है a का मान 9 दे रखा है, 9 करेंगे प्लस n-1। और जो d है तो d का मान हमें यहाँ पर 8 दिया गया है, इज इक्वल टू में 636 है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास n/2, 9 दूना 18 प्लस 8 एकम 8n हो गया, माइनस का 8। और इसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू में 636 करके दे दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके आगे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे n/2 और ब्रैकेट्स में दिया गया है 18 प्लस 8 है माइनस 8। क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो 18 में से 8 जाएगा तो प्लस का 10 और प्लस का 8 है बचेगा, और इज इक्वल टू 636। अब इसके आगे देखिए, दोनों में से n/2 राइट करना है। यहाँ पर हमें 2 का कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन जब 2 का करेंगे तो 2 पंचे 10 प्लस 2 चौको 8 बराबर यहाँ पर आएगा 636। अब यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा n और ब्रैकेट्स में रहेगा हमारे पास 5 प्लस 4 n और बराबर में दिया है 636। तो अब यहाँ पर n का गुणा करेंगे तो n का गुणा होगा हमारे पास प्रत्येक पद में n का 5 में भी होगा तो 5 एकम 5n आएगा। फिर n का 4 में करेंगे तो 4 एकम 4 n² होगा बराबर में 636 होगा। अब हमें जो 636 दिख रहा है इसको हम 75 करेंगे तो 4n² माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5n है, प्लस का 5n और माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो 4n² है प्लस 5n है माइनस 636 है बराबर 0 करके दिया है। तो अब इसके हम करेंगे गुणनखंड, इस संख्या के गुणनखंड करेंगे हम लोग। 4n² है और 4n² प्लस इसके गुणनखंड करेंगे हम 53n और 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्योंकि 53 में यदि 48 घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा इसका 5, और अगर हम 53 और 48 का गुणा करते हैं तो गुणा करने पर आएगा इनका 636 का। जिस प्रकार 636 का और 4 का गुणा करने पर 2544 आधा, तो जब हमने यहाँ पर भी 53 48 का जब गुणा कराएंगे तो गुणा करने पर 2544 प्राप्त होगा, और जब 53 में 48 घटाएंगे तो 5, तो गुणनखंड करने पर 5 हमें प्राप्त हो जाएगा और गुणा करने पर 2544 आ जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है, केवल n का कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस का 53। और दूसरे ब्रैकेट्स में यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर हमें चूंकि अब ऐसा कुछ कॉमन लेना है जिससे यहाँ पर 4 बचे, तो हमें 12 का कॉमन लेना होगा, जिससे कि 12 चौको 48, तो यहाँ 4n आ जाएगा माइनस वाला प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो जो चिन्ह माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर 12 से भाग किया तो बचेगा 53 और इक्वल टू में 0। तो एक ब्रैकेट्स में आएगा 4n प्लस का 53 और दूसरे ब्रैकेट्स में आएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 4n प्लस 53 करके दिया है इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो 4n बराबर माइनस का 53, तो n इज इक्वल टू माइनस 53/4। अब ये जो संख्या दी गई है ये अमान्य है, यह संख्या जो दी गई ये अमान्य है, क्योंकि संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है और साथ में संख्या जो है बटे में नहीं होती है, इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n बराबर 12। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर जो सीरीज दी गई थी, ये जो सीरीज दी गई थी, इसका मतलब इस सीरीज के 12 पदों को जोड़ेंगे तो 12 पदों का जो योगफल है वो 636 प्राप्त होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है चित्र में कह रहा है जो DE है, DE समांतर OQ है। तो चित्र में हमें दिया है, कह रहा है जो DE है DE समांतर है OQ, ये जो DE है DE समांतर OQ दे रखा है, और साथ में कह रहा तथा इतना हमें दिया गया, तो हम यहाँ पर करके राइट कर देते हैं। और इसके बाद दिया गया है तथा DF, तो जो DF है वो DF यहाँ पर राइट कर दिया हमने, DF समांतर OR करके दिया गया है। यहाँ DE समांतर OQ है तथा DF समांतर OR दिया गया है, और हमें सिद्ध करना है इसको, इसे प्रूव करना है। प्रूव दैट करा EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि जो बड़ी सी भुजा है जो EF है, EF समांतर QR, ऐसा हमें सिद्ध करना है।
तो जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी EF समांतर QR हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब यहाँ पर जो हमें समांतर दे रखा है, पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पर जो DF समांतर OR दिया इससे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक थेल्स प्रमेय का यूज होता है, तो थेल्स प्रमेय से अब क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है, तो जब दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, तो ये थेल्स प्रमेय हमारी कहलाती है। अब देखिए इसमें जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है DE समांतर OQ, तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बनाने के लिए यहाँ से हम करेंगे जैसे करेंगे PD बटा DO, इसी प्रकार से यहाँ पर भी संगत भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा PE बटा EQ। तो थेल्स प्रमेय से यहाँ पर क्योंकि DE समांतर क्या दिया था, DE समांतर OQ, तो जब DE समांतर OQ है तब हम यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर इसका जो संगत भुजाओं का अनुपात जैसे PD है तो PD बटा DO बराबर होगा हमारा संगत भुजा इसके PE बटा EQ बराबर PE बटा EQ, इक्वेशन हो जाएगा पहला। तो इससे हमने समीकरण फर्स्ट बनाया। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि हमने अभी DE समांतर OQ से निकाला है, ऐसे ही इसी प्रकार यहाँ पर DF समांतर OR भी दिया है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें दिया है DF समांतर OR, तो इसी प्रकार यहाँ पर DF समांतर OR दिया है, इसलिए यहाँ पर भी संगत भुजा का अनुपात। अब क्योंकि यहाँ पर जैसे इसी प्रकार जैसे DF समांतर हमें OR दिया है, तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी निकालेंगे। यहाँ से देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर DE समांतर OQ दिया गया था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें DF समांतर OR दिया गया है, तो इसलिए क्योंकि DF समांतर OR, इसलिए यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात बनेगा PD बटा DO बराबर होगा हमारे पास PE बटा ER, समीकरण नंबर होगा दूसरा। अब दोनों ही समीकरणों से हमें देखना है कि यहाँ पर भी PD बटा DO का मान जो दिया PD बटा DO इज इक्वल टू PE बटा EQ है, और साथ में यहाँ पर भी PD बटा DO इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया है PD बटा DO इज इक्वल टू PF बटा FR, PF बटे यहाँ पर दे रखा है PF बटा FR। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो समीकरण जो 1 और 2 दिया है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर जो PE है PE बटा EQ इज इक्वल टू होगा हमारा PF बटा FR। अब ध्यान से देखिए आपको डायग्राम को, यहाँ पर जो संगत भुजा निकल के आ रही है PE बटा EQ, क्योंकि PE बटा EQ है, PE बटा EQ अब बराबर है PF बटा FR, तो इसलिए यहाँ पर जो PF बटा FR बराबर है, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है, जो संगत भुजाएं होती हैं वो समांतर होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो कि PE बटा EQ बराबर है हमारे पास बराबर है PF बटा FR, इसलिए यहाँ पर जो भुजाएं हैं EF, तो EF भुजा जो EF है EF समांतर होगी, इसलिए जो भुजा EF है EF समांतर होगी QR के, EF समांतर QR। तो यही हमें प्रूव करना था कि EF समांतर QR प्रूव करना था, इस प्रकार हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में 5 खंडों को हल करना है। और देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, पहला क्वेश्चन है अगर एक बिंदु है 3,-3 और तथा एक दूसरा बिंदु दिया गया है 9,9, तो दूसरा बिंदु हमें दिया 9,9। एक पॉइंट, पहला पॉइंट हमें दिया है 3,-3,
और दूसरा बिंदु हमें दिया है 9,9। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को फिर सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इन दोनों को मिला देते हैं। तो इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पर बिंदु ए है और ये दूसरा बिंदु बी है। अब क्योंकि इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है, अब यदि हमें इसे समत्रिभाजित करना है तो इसको तीन जगह से मतलब समत्रिभाजित करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक कट यहाँ से करेंगे और एक कट यहाँ करेंगे, तब इस प्रकार से एक खंड ये है, दूसरा खंड ये और तीसरा खंड ये है। तो अब यहाँ पर ये समत्रिभाजित हो जाएगी। तो समत्रिभाजित का मतलब है इसके बराबर बराबर तीन टुकड़े करना है। तो मान लीजिए एक टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो इसको समत्रिभाजित करने के लिए, इस रेखाखंड के समत्रिभाजित करने के लिए इसे हमें दो जगह पर काटना होगा। तो ये एक पॉइंट बन जाएगा हमारे पास सी और दूसरा पॉइंट बन जाएगा डी। तो अब यहां से यहां तक के लिए सी के लिए अनुपात बनेगा, मान लो अगर ये एक है तो ये भी एक होगा और ये भी एक होगा। तब यहां से अगर सी के लिए अनुपात निकालेंगे तो बिंदु जो सी का अनुपात बनेगा, तो सी के लिए अनुपात बनेगा हमारे पास यहां से एक हो जाएगा, एक और एक दो। तो सी के लिए अनुपात बनेगा, बिंदु सी के लिए अनुपात, बिंदु सी के लिए अनुपात बनेगा हमारे पास 1:2। ठीक इसी प्रकार से जो बिंदु डी है, जो बिंदु डी है इसके लिए अनुपात क्या बनेगा, बिंदु डी के लिए अनुपात, तो अनुपात हमेशा हमें शुरू से और लास्ट से देखना है। यहाँ पर जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को निर्धारित करना है कि यहाँ से इस पहले पॉइंट तक की दूरी कितनी है और यहाँ लास्ट वाले पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है। तो यहाँ से एक और एक मिलकर के हो गया दो, क्योंकि समत्रिभाजित अगर ये एक है ये भी एक है तो ये भी एक होगा। तब यहाँ डी के लिए जो अनुपात बनेगा एक और एक मिलकर के दो, और 2:1। तो बिंदु डी के लिए अनुपात बन जाएगा 2:1। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, निकालेंगे अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन से निकालेंगे अंतः विभाजन की फॉर्मूले से बिंदु सी के निर्देशांक। तो बिंदु सी के निर्देशांक मान लेते हैं एक्स वाई है, और यहाँ पर अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्योंकि अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। और इसी प्रकार से आगे भी m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब यहां पर देखिए ध्यान से एक्स वाई करके m1 यहाँ पर देखिए, ये जो पहला पॉइंट था ये x1y1 था, और जो दूसरा पॉइंट था, क्योंकि जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा x2 और y2 होता है। अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है बिंदु सी के लिए ये m1 है और ये m2 है। तो m1 का मान है 1 और x2 राइट है 9 प्लस m2, तो m2 दिया गया 2 प्लस 2 गुणे में x1, तो x1 हमें हमें दे रखा है इसने 3, और बटे m1 प्लस m2 करना है। तो m1 यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस m2 दे रखा है 2, और आगे भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर m1 हमें दे रखा है, m1 1 दे रखा है प्लस इसके बाद y2, तो क्वेश्चन में y2 दिया है 9 प्लस m2 दिया है 2, और y1, तो y1 दे रखा है माइनस का 3 बटे m1 प्लस m2। तो m1 दिया है 1 प्लस m2 भी दिया है 2। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो बिंदु सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 9 एकम 9 प्लस 3 गुना 6 प्लस 2 एक 3, और इसके बाद आएगा यहाँ से 9 एकम 9 और 3 गुना हो जाएगा 6 बटे 2 एक 3। फिर इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 9 6 15 बटा 3, 9 में 6 जाएगा 3 बटा 3। इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको एक्स कॉमा वाई, और 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से जो बिंदु सी था, तो बिंदु सी के निर्देशांक निकल के आएंगे। बिंदु सी के जो निर्देशांक होंगे हमारे एक्स कॉमा वाई बराबर 5,1। तो इस प्रकार हमने बिंदु सी के निकाल लिए। ठीक इसी प्रकार से हमें बिंदु डी के भी निर्देशांक निकालना है। तो इसे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद बिंदु डी के निर्देशांक निकाल लेते हैं।
देखिए बिंदु डी के निर्देशांक निकालते हैं, और यहाँ पर जो बिंदु डी है, तो बिंदु डी के लिए अनुपात हमने यहाँ पर निकाल के रख दिया है, क्योंकि बिंदु डी के लिए अनुपात है 2:1। तो बिंदु डी के लिए जो अनुपात है 2:1 है। 2:1 यानी पहला वाला मान m1 होता है, दूसरा m2 होता है, तो ये अनुपात हो गया। तो ऐसे यहाँ पर भी हम अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे। अंतः विभाजन से इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे। अंतर बिंदु डी के निर्देशांक एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। इसके बाद रखेंगे m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसके आगे देखिए डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, अब क्योंकि m1 है वो 2 दे रखा है, m1 का मान 2 है, और x2 यहाँ पर ये x1 है, y1 है, x2 और y2, तो x2 हमें दिया है 9, तो हम x2 9 रखेंगे प्लस m2, तो m2 1 दिया है, और x1 दिया है 3 बटे m1 प्लस m2, तो m1 दिया है 2 प्लस m2 दिया है 1, कॉमा m1 हमें दिया है 2, और जो y2 है y2 दिया है 9 प्लस m2, तो m2 हमें यहाँ पर दिया गया है 1, और जो y1 है y1 दे रखा है -3 बटे m1 प्लस m2, तो m1 दिया गया 2 प्लस जो m2 है वो हमें दिया है 1। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो डी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 9 दूना 18 प्लस 3 बटे 2 1 3, और यहाँ पर रखेंगे 9 दूना 18 प्लस माइनस का गुणा -3 बटे 2 1 3। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे 18 3 21 बटा 3, 18 3 या 15 बटा 3। इसके आगे सॉल्व करेंगे 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 बचे 15। इस प्रकार से जो बिंदु डी होगा एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 7,5। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका दूसरे का नंबर दिया गया था। अब इसके आगे दो के खा को सॉल्व करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cos a माइनस बी बराबर √3/2, और यहाँ पर इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद एक और समीकरण दिया हमें, कह रहा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया गया है हमें √3/2 करके दिया गया है। साइन ए प्लस बी बराबर दिया √3/2। तो यहाँ पर जो cos a माइनस बी है, पहले हम इसको हल कर लेते हैं, इसके बाद फिर इसको हल करेंगे। देखिए cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है। अब चूंकि यहाँ पर जो √3/2 है ये cos पीसंस का मान होता है हमारा √3/2, तो इसलिए जहां पर भी √3/2 लिखा हुआ है वहां पर हम लोग cos पीसंस राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब राइट करेंगे तो यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो दोनों की जब तुलना कराएंगे तो यहाँ पर बचेगा cos की जगह तो cos हो गया, तो a माइनस बी बराबर होगा हमारा 30 के, क्योंकि cos बराबर cos, इसलिए a माइनस बी बराबर होगा a माइनस बी इक्वल टू 30, और इसको बनाएंगे हम समीकरण पहला। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा भी दिया गया था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है √3/2। तो हमें साइन ए प्लस बी इक्वल टू में √3/2 करके दिया है, तो हम यहाँ रखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। जिस प्रकार अभी cos की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक इसी प्रकार से साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो जहां पर भी √3/2 राइट है वहां पर हम लोग साइन 60 राइट कर सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम लोग साइन 60, और इसके बाद देखिए यहाँ पर साइन की बराबर साइन की जगह साइन है, तो a प्लस बी बराबर होगा बराबर 60। तो ये समीकरण बनेगा हमारा दूसरा। अब हम इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तो पहला समीकरण दिया a माइनस बी बराबर 30, और दूसरा समीकरण दे रखा है a प्लस बी बराबर 60। ये हमारा दूसरा समीकरण है। और इन दोनों ही समीकरणों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर बी से भी कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास ए और ए मिलकर के 2a इज इक्वल टू 37 90। तो दो से यहाँ पे कट करेंगे इसको, 2 चौके बचेगा 1 2 5 10, तो ए का मान निकला है 45।
अब जो ए का मान निकल आया है, ठीक, इसी प्रकार से जो ए का मान निकलेगा, ए का मान उठा के रख देना है समीकरण 1 में या तो 2 में। तो देखिए यहां से जो ए का मान है, ए का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। जब ए के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण हमारा यहाँ पर जो दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ए का मान 45 है प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो बी बराबर 60, 45 से 60 जाएगा -45, तो बी इज इक्वल टू 10 में 5 गया 5, 5 में 4 गया 1, तो इस प्रकार से बी का मान निकल आएगा 15। तो यहाँ पर फाइनली अतः ए बराबर हमारा 45 अंश होगा तथा बी बी इज इक्वल टू 15 अंश होगा। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में एक बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु दिया गया है और इस बिंदु से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक पहली स्पर्श रेखा है और ये दूसरी स्पर्श रेखा है और साथ में एक बिंदु यहाँ पर एल रखा हुआ है। तो इस बिंदु एल से भी यहाँ पर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु यहाँ पर एक जो बिंदु एल रखा हुआ है, तो इस बिंदु एल से इस वृत्त पर एक सीधी स्पर्श रेखा खींची गई है और यहाँ पर जैसे कि इस एल से स्पर्श रेखा खींची गई है और ऐसे यहाँ पर ये एन, एक पॉइंट हमारा एन रखा हुआ है, एन से भी यहाँ पर एक बिंदु, इस वृत्त पर एक बिंदु स्पर्श हो रहा है, जो कि स्पर्श बिंदु है हमारा, स्पर्श बिंदु है एन। और इस यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है, इस रेखा का स्पर्श बिंदु बी है और वृत्त का जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ओ, और यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु ए रखा हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया, कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है चित्र में वो वृत्त का केंद्र है तथा पी ए पी बी वृत्त के स्पर्श रेखा है। कह रहा है जो पी ए है और पी बी है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, इतना हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है, कह रहा पी ए और पी बी, पी ए पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया पी ए और पी बी, पी ए और पी बी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। तो देखिए स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं, यानी पी ए बराबर होगा हमारा पी बी के, क्योंकि ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो जो वृत्त के बाहर एक बिंदु जो पी होता है, अगर वृत्त के बाहर बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, इसलिए पी ए बराबर होगा पी बी के। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम एल पॉइंट को देखें तो एल भी वृत्त के बाहर ही पॉइंट रखा हुआ है। यदि जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, इसके बाहर एक पॉइंट रखा है और इस पॉइंट एल से यहाँ से एक रेखा खींची गई, स्पर्श बिंदु यानी एक स्पर्श रेखा खींची गई और यहाँ पर एक दूसरी जो स्पर्श रेखा खींची गई, तो ये दोनों ही स्पर्श रेखा यहाँ पर बराबर होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो एल ए है ये बराबर होगा हमारे पास, एल ए बराबर होगा एल एन, क्योंकि ये भी दोनों आपस में स्पर्श रेखा है। इसी प्रकार से यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए पी बराबर हमारा दिया गया है, ए पी बराबर दिया है पी वी या बी पी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ए एल है, ए एल बराबर होगा एम एल। तो इसी प्रकार जो ए एल है बराबर है एम एल, क्योंकि ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों भी स्पर्श रेखाएं हैं तथा ये बिंदु जो एन रखा है, इस बिंदु एन से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यानी एम एन और बी एन। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा एम एन है, एम एन बराबर है बी एन, तो ये भी स्पर्श रेखाएं ही हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन में प्रूफ करना है, देखिए इसमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में, तेरा पी एल प्लस एल एम, पी एल प्लस एल एम इज इक्वल टू पी एन प्लस एन एम। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि जो पी एन है, पी एन और साथ में यहाँ पर कह रहे हैं जो पी एन प्लस एन एम,
इज इक्वल टू होना चाहिए, यानी पी एन प्लस एन एन इज इक्वल टू करना था हमें पी एल प्लस एल। तो देखिए यहाँ पर जो एक स्पर्श रेखा दी गई है, जैसे कि जो ए पी बराबर जो बी पी दी गई है, इससे सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया था, यानी ए पी बराबर बी पी था, ए पी बराबर बी पी से इससे हम सॉल्व करते हैं। ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। तो हमें दिया गया है ए पी बराबर बी पी, ये दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। तो जो ए पी है, तो ए पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए एल प्लस एल पी। तो हम यहाँ पर रख देते हैं पी एल प्लस एल ए करके भी राइट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रख दे रहे हैं पी एल प्लस एल, यहाँ रख देते हैं ए पी की जगह पी एल प्लस एल ए, या फिर ए एल इज इक्वल टू में, जैसे बीपी है तो बीपी को भी रख सकते हैं यहाँ पर पी एन प्लस, तो ये बन जाएगा पी एन प्लस, ये बन सकता है हमारे पास पी एन प्लस बी एन। तो पी एन प्लस बी एन हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ए एल था, हमने पहले ही प्रूव कर लिया है, यहाँ पर दिया गया है पहले से ही, यहाँ पर स्पष्ट रेखा हमने निकाल लिया, याद कर लिया है कि जो ए एल है, ए एल बराबर है एम एल, यानी जहाँ पर भी ए एल है वहां पर हम एम एल राइट कर सकते हैं। तो जहां पर भी ए एल है तो वहां पर हम राइट कर सकते हैं ए एल की जगह एम एल। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे एम एल और इज इक्वल टू पी एन। तो जहां पर भी हमें पी एन दिया गया है, तो पी एन की जगह तो हम यहाँ पी एन ही रखे रहेंगे, क्योंकि प्रूफ यही करना है। पी एन प्लस, अब जैसे जहां पर भी बी एन है तो बी एन की जगह लिख सकते हैं हम एन एम। तो यहाँ पर बन जाएगा बी एन प्लस एन एम। तो इस प्रकार से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस प्रकार हमें यहाँ पर पी एल प्लस एल एम बराबर पी एन प्लस एन एम प्राप्त हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए हमें इसको लिख देना है हैज प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीव केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो 30 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर। यदि व्यास 30 सेंटीमीटर है तो व्यास यानी कि 2r 30 सेंटीमीटर है। यदि व्यास 30 होगा तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, क्योंकि जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या को हम लिखेंगे r से। त्रिज्या r इज इक्वल टू 30, तो 30 का आधा कर देना है, यानी 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमेशा आपकी व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या निकल आएगी 15 सेंटीमीटर। और कह रहे वृत्त की कोई जीवा, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। तो केंद्र पर 60 अंश का कोण बना दिया। फिर इसके द्वारा बने संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग इसके पहले यहाँ पर इसका चित्र बना लेते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई एक वृत्त का केंद्र है, और इसमें एक जो त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या, इस प्रकार त्रिज्या खींच देते हैं, और यहाँ पर एक जीवा बना देते हैं। ये जीवा है, मान लेते हैं कि जीवा ए बी खींची गई है, और ये जो जीवा ए बी है केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। तो जो यहाँ पर जीवा ए बी खींची गई है, ये वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, जिसे हमने थीटा बराबर 60 अंश करके राइट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का। तो देखिए जो नीचे जो छायांकित भाग होता है ये हमारा लघु वृत्तखंड होता है। और यदि देखिए जैसे यहाँ पर हमने वृत्त बनाया था, और यहाँ पर जो कोण होता है जैसे 60 बना है, और ये पूरा जो भाग होता है, यानी त्रिज्याओं के द्वारा जो भाग बनेंगे पूरा, ये त्रिज्य खंड कहलाता है। तो यदि हम इस पूरे त्रिज्य खंड में इस त्रिभुज को घटा दें, यदि हम इस पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, तो यदि हम पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए संगत जो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है,
इसका फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और माइनस जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इन दोनों में ही आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर का कॉमन है तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर को बाहर रख लेंगे, बचेगा हमारे पास पाई थीटा। तो पाई थीटा को रखेंगे अंदर और बटे में 360 है, और माइनस 1/2, और चूंकि आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया है और साइन थीटा यहाँ पर बचा हुआ है तो साइन थीटा राइट करेंगे। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, आर का मान दिया है 15, इसका वर्क करेंगे, और पाई, अब पाई की जगह पाई कर देना है, थीटा हमें ले रखा है 60, तो 60 करेंगे बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब क्योंकि थीटा हमें 60 दिया तो यहाँ साइन 60 करेंगे, फिर 15 का वर्ग 225 होता है, इसको राइट करेंगे, 60 से 36 हो गया, यानी पाई/6 माइनस, इसके बाद यहाँ पर जो 1/2 है 1/2 राइट करेंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो हमें इसको सॉल्व कर लेना है। फिर इसके बाद आएगा 225 पाई/6, और माइनस 2 दूना 4, तो √3/4। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 225, और 6 और 4 का लासा लेना है तो 6, इसका आएगा 12, तो 6 दूना 12। तो देखिए यहाँ से अब जैसे 225 है और पाई/6 है, -√3/4 है, तो अब यहाँ पर यहाँ इनका जो है एलसीएम करेंगे, तो 225, और इसमें जो 6 और 4 है इसका एलसीएम लेंगे, 6 दूना 12 होगा, तो 6 दूना 12 के 2 पाई माइनस 4 तिया 12, तो 3√3 होगा। फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको, 225, तो 225 बटे में 12 हो जाएगा, और 2 पाई, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, माइनस 3√3 का मान होता है, √3 का मान होता है 1.732। तो देखिए यहाँ से एक बार फिर से इसको कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 225 करके दिया है, 225/12 हो जाएगा, और 2 पाई का मान होगा 3.14, तो पाई का मान होगा 3.14 माइनस 3, √3 का मान होता है 1.732, तो 1.732 कर देना है, इसके बाद इसको 3 से डिवाइड करना है, 3×7=21, एक बचेगा, 3 बचे 15, 3×4=12। और अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 से 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव लगा, दशमलव लगा देना है, फिर माइनस करेंगे, फिर इसके आगे यहाँ पर 3 से इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 से 3 दूना 6, 3 दूर का 9, 3×7=21, 3 एकम 3, 2 5, तो 3 अंकों के बाद दशमलव। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास 75/4 करके दिया गया है, तो हम यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है 4 है, तो 4 को यहाँ से पहले हम 6.28 से इसको माइनस कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो लिखा उसको हल कर लेते हैं, इसको घटाते हैं, 6.28 में से माइनस करना है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, इसमें माइनस करना है 5.196, तो माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, और इसके बाद बचेगा 17, 17 में 9 गया 8, एक में गया 0.6 में 5 गया, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 75/4 गुणे, बचेगा 1.084, 1.084। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा था 75 गुणे, तो 4 से इसको भाग करेंगे, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट करना होगा, 4 दूना 8, बचेगा 2, तो 4×7=28, 4 एकम 4, तो 75 का गुणा करेंगे हम लोग 2.71 से, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 2.71 का गुणा करना है 75 से, तो ये आएगा 5 × 5, 5 × 7 = 35,
और 5 2 जा 10, 10 + 3 13, फिर आएगा इस प्रकार से 7 7 49 करके आएगा, फिर 7 दूना 14 4 18, और सबको ऐड कर देना। यहाँ पर आएगा 5 7 5 12, 9 3 12 1 13, और 8 1 9, 9 1 10, 1 1 2। तो यहाँ पर आएगा 2 0 3 2 5, 2 0 3 2 5, और यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट। अब क्योंकि यहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो जो संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो, अगर यहाँ पर लंबाई और त्रिज्या वगैरह सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरे का अंगा। और क्वेश्चन नंबर हमें अंगा दे रखा है इसमें, कर 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोले को बनाया गया है, तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोले को जो बनाया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घन बना लेंगे। देखिए तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सबसे पहले 7 सेंटीमीटर भुजा का हम यहाँ पर एक घन बना लेते हैं। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भुजा के एक घन बन चुका है। अब इसकी जो लंबाई है वो, इस घन की भुजा की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। अब चूँकि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो घन की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें करा इसमें से छील करके, इसमें घन को छीलकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना बड़ा गोला बनाया गया है, तो छिली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है कि जितनी इस मतलब इस घन से जो लकड़ी जो छीली गई है, और लकड़ी चूँकि एक गोले के आकार में छीली गई है, तो इससे मतलब हमें एक गोला बनाना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इस प्रकार से गोला इसके अंदर बनेगा, इसके अंदर एक गोला बनेगा। तो यहाँ पर चूंकि गोले की त्रिज्या यहाँ पर जैसे बनाएंगे, तो चूंकि पूरी भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर में से आधी यहाँ पर केंद्र से परिधि तक की दूरी जो बन जाएगी वो एक त्रिज्या बन जाएगी। यानी गोला को हम अलग से बना के समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये चूँकि पूरी भुजा थी 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो व्यास बन जाएगा, एक जो गोला है तो इस गोले का जो व्यास बन जाएगा वो बनेगा 7 सेंटीमीटर। एक जो गोला है इसका जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक पूरा 7 सेंटीमीटर है, व्यास निकल के आएगा इसका 7 सेंटीमीटर। और इसकी तब त्रिज्या हम निकाल लेंगे, त्रिज्या को हम r से राइट करते हैं, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो गोला है गोले की त्रिज्या निकल आएगी 7/2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो घन दिया गया है, इस घन की भुजा हो जाएगी, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं, सबसे पहले घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है तो हम घन का आयतन निकालते हैं, और घन का आयतन होता है हमारा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब चूंकि यहाँ पर भुजा 7 है इसलिए 7 का घन करेंगे, तो ये निकल आएगा 7 का घन होता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन निकल आएगा हमारा 343 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ जो गोला है, अब हम यहाँ गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं। तो जो गोला है, गोले का आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन निकल आएगा हमारे पास, चूँकि गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ रखेंगे 4/3 और पाई की जगह हो जाएगा 22/7। और जो r है, r की वैल्यू 7/2 रखना है, 7/2 का घन करेंगे। तो अब यहाँ पर आएगा 4/3 गुणे 22/7, और 7/2 में इसे हम रखेंगे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 7/2, 3 बार हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, फिर यहाँ 2 से 2 को कट करेंगे, 2 एकम 2 हो गया। अब बचेगा हमारे पास 22, और यहाँ ऊपर बचेगा 7, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, और 3 दूना 6। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आएगा हमारे पास 22 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 49 का और 22 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास 49 गुणे 22 का मल्टीप्लाई करने पर 2 9 18 2 चौका 8 1 9, और यहाँ से आएगा इसी प्रकार से यहाँ पर 8 और 9
और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 8 8 9 17 9 1 10, इस प्रकार 1078 और बटे में 6। तो अब हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4 तो 6 7 42, और इसके बाद बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6 नम 54, बचेगा 4 6 6 36, तो यहाँ पर आएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है एक जो लकड़ी का जो घन था, उस लकड़ी के घन से जो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर भुजा के 7 सेंटीमीटर व्यास का एक जो गोला बन रहा था अधिकतम, क्योंकि माध्यम कह रहा था, तो माध्यम का मतलब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो गोला है एक, इस गोले का जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यास है वो 7 सेंटीमीटर बनेगा, जबकि जो एक त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो इसकी बन जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तब हम यहाँ पर इजीली तरीके से गोले का आयतन निकाल सकते हैं, और आयतन का फार्मूला होता है हमारा 4/3 पाई r क्यूब। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा दूसरे का अंक नंबर था प्री बोर्ड पेपर। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया है दूसरे का 4 नंबर, कह रहा एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो नंबर 1 में आभाज्य संख्या, नंबर 2 में सम संख्या आने की प्रयत्न ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक पासे के बारे में बता देते हैं। देखिए एक साधारण पासे में कुल संख्या होती है 6, तो आभाज्य संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का 4 था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एक पासे पर आने वाले साधारण अंक कुल 6 होते हैं। तो आभाज्य संख्याएँ होती हैं उस पासे पर, आभाज्य संख्याएँ पासे पर जो आभाज्य संख्या होती हैं वो आभाज्य संख्याएँ होंगी 2 3 5, तो ये हमारी आभाज्य संख्या होती हैं। और जबकि आभाज्य संख्या होगी, और जबकि सम संख्याएँ जो होती हैं, सम संख्याएँ उस पासे पर जो सम संख्याएँ होती हैं, सम संख्या हो जाएंगी, एक तो 2 होती है और दूसरी 4 होती है, तीसरी 6 होती है, यानी आभाज्य संख्याएँ भी 3 हैं और सम संख्याएँ भी 3 हैं। तो हमें अब निकालना है एक पासे को, चूँकि एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है, पासे को एक बार फेंका जाता है। तो हमें निकालना है, उस पर पहले निकालना है कि यदि उस पासे को जब एक बार फेंका जाता है तब आभाज्य संख्याओं के आने की प्रयत्नता, और जब उस पासे को एक बार फेंका जाता है तब सम संख्याएं आने की प्रयत्नता। तो हम यहाँ पर पहले निकालते हैं आभाज्य संख्याएं आने की प्रयत्नता। तो आभाज्य संख्याओं की संख्या 3 है, तो यहाँ पर जो प्रयत्नता हो जाएगी आभाज्य संख्याओं की, प्रयत्नता हो जाएगी कुल अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास कितनी है, क्योंकि एक पासे को जब फेंका जाएगा तो उस पर 6 फलक होते हैं, यानी 6 संख्याएँ आएंगी। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी, जबकि आभाज्य संख्या हमारे पास 1 2 3 है, तो यहाँ पर प्रयत्नता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1/2 होगा। अब हम करते हैं दूसरे का 4 नंबर। इसे दूसरे 4 का जो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है हमारा सम संख्या कर रहा है, यदि 5 को एक बार फेंका जाता है तब सम संख्या आने की प्रयत्नता बताइए। तो चूँकि यहाँ पर जो प्रयत्नता होगी, और इस प्रयत्नता को निकालने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या होगी 6, क्योंकि एक साधारण पासे में 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्या होती हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 6, और जो आभाज्य संख्या हो जाएंगी हमारे पास सम संख्या हो जाएंगी इसमें 1 2 3, यानी 3 संख्याएँ हैं, 3 से कट करेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी इसकी जो प्रयत्नता होगी 1/2 होगी।